चलो तो स्टार्ट करते हैं। How to obtain information? As per this right, applicant has to pay fixed fee. Presently अभी ये 20 rupees है in cash or postal order or pay order or non-judicial stamp along with application format in order to get information. अब right to obtain information मतलब हमको कोई information obtain करनी है अगर और वो या फिर मेरे लैंड के बारे में है या फिर मेरे लोन के बारे में जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है या उसके बारे में है, जो जैसे रिटायर होने वाले होते हैं कुछ एल्डरली पीपल, उनका एज फॉर एग्जाम्पल उन लोग का भी ले सकते हैं। हाँ, हम लोग इस चीज में उन लोग की भी अगर पेंशन नहीं आई होती तो वो पेंशन के बारे में होता है। तो हम देखा जाए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई भी गेन कर सकता है। तो वो या तो आपको 20 रुपीज भेजने पड़ती है या तो आप कैश में भेजो और इन पोस्टल ऑर्डर और यू कैन पे इट बाय मतलब इन नॉन जुडिशियल स्टैम्प अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्मेट। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट जैसा अपन जो एप्लीकेशन लिखते हैं ना किसी को लेटर, वैसा लेटर जैसा लिख के आपको भेजना पड़ेगा। दिस एप्लीकेशन मे बी सेल्फ साइंड, टाइप और इन द फॉर्म ऑफ ईमेल टू बी कंसर्न डिपार्टमेंट। ये जो लेटर या फिर एप्लीकेशन आप भेजने वाले हो वो सेल्फ साइंड होना चाहिए, मतलब आपने खुद ने साइन किया है, या तो आप टाइप कर सकते हो मतलब लिखा है, या तो आप टाइप कर सकते हो, या फिर ईमेल के फॉर्मेट में भी आप जिस डिपार्टमेंट से आपको काम है उस डिपार्टमेंट में भेज सकते हो। Person from the family included in the BPL, that is below poverty line list, doesn't have to pay any fees or charge for copy. अब जो BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग रहते हैं ना उन लोग को कोई भी फी चार्ज नहीं करनी है किसी भी कॉपी के लिए। मतलब अगर किसी फोटो चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए होती है ना अपने को जेरोक्स, तो उसके लिए उनको चार्ज नहीं करना है। There is no need to mention why information has been asked for. और ये कभी भी हम लोग को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हमें क्यों चाहिए ये इंफॉर्मेशन। Concerned Assistant Police Information Officer, that is APIO, gives a copy of receipt of the received application to the applicant after putting serial number, that is the ID number, in the application. कभी भी कोई जैसे APIO जो ऑफिसर होता है वो जब आपको वो कॉपी की रिसीट देगा कि मतलब ये देखो ये चीज है आपको जो चाहिए थी, और जो रिसीव्ड ऑफ द रिसीव्ड एप्लीकेशन, उसको हम लोग ने जो एप्लीकेशन भेजी थी उसके हिसाब से ही वो आप लोग को एक रिसीट देगा या फिर कॉपी देगा जो चीज आप लोग को चाहिए थी। टू द एप्लीकेंट आफ्टर पुटिंग सीरियल नंबर, लेकिन उसके अंदर वो सीरियल नंबर पुट ऑन कर देगा इन द एप्लीकेशन या फिर ID नंबर जो होता है उनका। After that, whatever correspondence has to be made regarding application, ID number was to be mentioned in that. अब कोई भी हमको किसी चीज का correspondence चाहिए कि ये चीज उस टाइम पे क्यों हुई थी, तो उसके अंदर ID नंबर होता है। कैसे हम लोग कुछ Amazon से या कहीं से मंगवाते हैं तो हम लोग को एक प्रोडक्ट का ID नंबर AWP नंबर दिया जाता है, अगर आप लोग को पता हो, आप लोग मंगवाते हो तो इस वजह ऐसा ही एक ID नंबर मिलता है। APIO will give direction within 30 days of accepting application for acquiring information. If any copy is demanded by the applicant, then charge decided according to the legislative AIPO may refuse to give information as per legislative. अगर APIO क्या करेगा, डायरेक्शन देगा 30 डेज के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी एप्लीकेशन जो भी आपको अक्वायर करनी है इंफॉर्मेशन की उसकी। फिर उसके बाद में अगर वो डिमांड मतलब करते हैं हम लोग के एप्लीकेंट बोलता है कि जैसे मैं एप्लीकेंट हूँ तो मैं बोलूंगी कि मुझे कॉपी चाहिए, मैं डिमांड कर रही हूँ, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर वो लोग देन इट विल बी ऑब्टेन बाय पेइंग फिक्स्ड फी। जो फिक्स्ड फी वहां पे होती है वो चीज हमें पे करनी पड़ेगी तभी हम लोग को वो चीज मिलेगी, या फिर चार्ज जो भी डिसाइड किया हुआ होगा वो लेजिस्लेटिव AIPO वालों ने may refuse to give information as per legislative। अगर हम लोग पे नहीं करेंगे तो, और वो लोग ये भी हो सकता है कि वो लोग हमें रिफ्यूज कर दे कि नहीं हम लोग ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। If the required information affect the sovereignty of the country or influences national interest and security, अगर वो information जो आप मांग रहे हो इन लोगों से वो हमारी country की sovereignty या फिर ऑफ द कंट्री या फिर इन्फ्लुएंस करती है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी, तो हम लोग ऐसे किसी भी रिलेशन के अंदर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। और इज रिलेटेड टू सीक्रेट इश्यूज और लीड्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इज इन कनेक्शन विद साइंटिफिक सीक्रेट्स और प्रमोट्स क्राइम, देन
और फिर उसके बाद में अगर इन्फॉर्मेशन, इफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अफेक्ट दिस, ये तो हो गया था सॉरी, और इज रिलेटेड टू द सीक्रेट इश्यूज, अगर हमारे सीक्रेट इश्यूज कुछ है, जैसे हमारा जो रॉ चलता है, जो हमारा एजेंट्स का है वो रॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर लीड करता है वो चीज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, और इज इन कनेक्शन विद साइंटिफिक सीक्रेट्स, या फिर हमारे कोई साइंटिफिक सीक्रेट चाहिए इनको, और प्रमोट्स क्राइम, देन हम लोग उसको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे और वो लोग हमें प्रोवाइड करने से मना कर देंगे. Provisions for appeal. If the concerned department does not extract the information within 30 days or refuse to give information, then offended applicant can may appeal to PIO, that is Public Information Officer, within 30 days of rejection. अब देखो, जैसे उन्होंने तो मना कर दिया, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट था, तो हम क्या कर सकते हैं, पीआईओ के पास जा सकते हैं. पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करेगा, और हम लोग कब जा सकते हैं, विद इन 30 डेज, मतलब आज अगर मेरा हुआ है तो 30 दिन के अंदर अंदर मैं पीआईओ के पास जा सकती हूँ. फॉर दिस एप्लीकेंट डजंट हैव स्टिपुलेटेड टू पे एनी फी, मतलब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपको कोई फी पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं है. इफ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम period the decision of the first appeal does not come, or the applicant is refused to be given required information, the offended applicant may make a second appeal to state's chief information officer within 90 days. तो सबसे पहले हम लोग ने 30 दिन की जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको दे दिया, अगर 30 दिन में उसने अपना काम नहीं किया तो हम लोग विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हम लोग पीआईओ को दे सकते हैं. अगर पीआईओ के वहां पे भी हमारा काम नहीं होता है, वो लोग मना कर देते हैं हमें, तो विद इन 90 डेज के अंदर अंदर हम लोग दे सकते हैं स्टेट्स चीफ इंफॉर्मेशन वाले को. ठीक है, हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉपी चाहिए उसकी, उसके बारे में. नाउ कम्स प्रोविजंस फॉर फाइन. अब देखते हैं हमारे प्रोविजन फॉर फाइन कितना है. इफ एनी इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिफ्यूजेस टू गिव इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग रीजनेबल ग्राउंड्स और हाइड्स इंफॉर्मेशन विद इल इंटेंशन, अगर कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है, या तो उसकी मैसेज आया उसको ऐड करना. हाँ वेट, चैप्टर ऐड नहीं किया, एंडिंग में आता है. तो डेली लेट आएंगे तो ऐड नहीं होंगे ना वो फिर ग्रुप में. कहाँ पे थी मैं, फॉर एनी स्पेशल, नहीं ये बाकी था ना. अगर कोई भी ऑफिसर है वो रिफ्यूज कर देता है हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से, ठीक है, और रीजनेबल हमको वो ग्राउंड्स नहीं बताता, मतलब कोई रीजनेबल रीजन नहीं देता है वो हम लोग को, और हाइड करता है वो हमसे इंफॉर्मेशन विद इल इंटेंशन और इंटेंशनली, मतलब वो गलत इंटेंशन से या इंटेंशनली, मतलब सच में जानबूझ के वो ये चीज कर रहा है, गिव्स इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट, या तो हमें वो इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है इंफॉर्मेशन को, द कंसर्न इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज fined fixed charges per day for delay in providing information. वो उस ऑफिसर के ऊपर चार्जेस लगना चालू हो जाएंगे और फिक्स चार्जेस लगेंगे हर दिन के, जितने दिन डिले करता जाएगा वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में. For any query, special information guidance related to use of Right to Information Act, first time in the country, helpline number दिया हुआ है, has been started, which helps us all the days in working hours except for public holidays. कोई भी क्वेरी हो, मतलब हम लोग को कोई भी क्वेरी आ गई हो, तो स्पेशल इंफॉर्मेशन या गाइडेंस रिलेटेड टू हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, तो फर्स्ट टाइम ये नंबर दिया गया है, इसके ऊपर कॉल कीजिए, बस पब्लिक हॉलीडेज के ऊपर मत करिए, ओके, और वर्किंग आवर्स के अंदर करिए. In addition to this, civil right letter has been declared, due to which a deadline is fixed for the solution in the concerned officers, with the help of which status of the application may be inquired. अब इससे क्या हो जाता है, जो एप्लीकेशन का भी मतलब जैसे सिविल अगर राइट लेटर है, ठीक है, वो डिक्लेयर हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है, डेडलाइन फिक्स हो जाती है इन लोग के ऊपर, कि सोल्यूशन तो आपको कंसर्न्ड ऑफिसर्स के अंदर भेजना ही पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ विच स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट में बी एप्लीकेशन में बी इंक्वायर्ड, और ये लोग क्या करेंगे, उसकी मदद से जो स्टेटस कब आया था एप्लीकेशन का, तब वो भी इंक्वायरी वो लोग बिठा देंगे. तो गुजरात गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कॉमन सर्विस पोर्टल ऑन विच अ सिटीजन में अप्लाई ऑनलाइन verified documents and make payments for about 28 services and may inquire the status of application 24/7 hours. और जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया है कॉमन सर्विस पोर्टल,
जिसके ऊपर वो लोग क्या करेंगे, सिटीजन हम लोग जो भी हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ताकि अगर हम लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है या पेमेंट करना हो तो फॉर अबाउट, और इसके अलावा 28 अदर सर्विसेज भी उसके अंदर है, एंड मे इंक्वायर द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन 24/7 आवर्स। और ऑनलाइन तो हमें पता ही है, आप सब लोग फोन यूज करते ही हो, कि हम लोग 24/7 कभी भी किसी भी चीज का स्टेटस देख सकते हैं। सो दिस एक्ट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप टू पुट ऑफ करप्शन। इसकी वजह से करप्शन भी कम होगा, ये जो ऑनलाइन चीजें चालू हुई है ना, इसकी वजह से करप्शन कम होगा। Law regarding right to free and compulsory education 2009, that is RTE 2009, right to free and compulsory education। तो ये RTE मतलब R इसका T right to education इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, फ्री एंड कंपल्सरी वाला नहीं मेंशन्ड है यहाँ पे। Central government implemented law regarding right to free and compulsory education for children in 2009। गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया 2009 के अंदर कि कंपलसरी एजुकेशन लेना पड़ेगा। एज पर दिस लॉ, गुजरात गवर्नमेंट प्रोक्लेम्ड law regarding right to free and compulsory education on 18th February 2012। और इस लॉ के रिगार्डिंग ही इन्होंने ये कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का 18 फरवरी 2012 को अनाउंसमेंट किया था, प्रोक्लेम किया था। What is the need of this law? इस लॉ की क्या नीड है? According to the 86th amendment in Indian Constitution, जब 86th टाइम कुछ ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कुछ चेंजेस आए थे, अमेंडमेंट आया था, उन्होंने करेक्शन किया था, उस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14। 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए फ्री हो जाएगा एजुकेशन और कंपलसरी भी हो जाएगा। दिस इज अ प्रोमिनेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद द ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से डायरेक्शन में जाएगा हमारा जो डेवलपिंग करने के अंदर हम लोग ह्यूमन एबिलिटी विथ द चिल्ड्रन या ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ द के अंदर हम लोग all round development of children, necessary educational opportunities have been created and which also meet the demand of qualitative primary education। ठीक है, तो हम लोग का जो फिजिकल, मेंटल या फिर ऑल राउंड चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हमको चाहिए, उसके लिए ये चीजें चालू हुई है, ताकि क्वालिटेटिव प्राइमरी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिल जाए। कि अगर उनके मॉम डैड के पास में इतना रुपए नहीं है कि वो लोग उनको मतलब 6 to 14 ईयर्स, 14 ईयर्स के कब होते हैं हम लोग, 7th 8th के अंदर। ओके, कुछ बच्चे 7th में हो जाते हैं, कुछ बच्चे 8th में होते हैं 14 ईयर्स के, तो अप्रोक्सीमेटली उसको सारा प्राइमरी एजुकेशन तो मिल जाए, ताकि आगे नहीं भी पढ़े तो भी बेसिक नॉलेज उसके पास रहे। Keeping in mind education and health of the children, schooling facilities and physical facilities, specific norms have been set under this law and accordingly classroom, laboratory, pure drinking water, electricity, arrangement of midday meal। मतलब इन लोग के लिए, छोटे बच्चों के लिए, मेरी कामवाली का बच्चा भी जाता है, अगर मैं आप लोग को बता दूं, वो वहां पे जाता है तो उन लोग को 2000 रुपीज तो सामने से पेमेंट करती है गवर्नमेंट कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि हम लोग आपको 2000 रुपए देंगे हर मंथ, उसकी मम्मा के अकाउंट के अंदर 2000 रुपए आ जाते हैं। तो इट्स लाइक कि गवर्नमेंट चाहती है कि सब अपने बच्चों को पढ़ाए, ताकि प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट उन सबको मिल पाए। तो वहां पे वो लोग मिड डे मील देते हैं, क्लासरूम अच्छी होती है, उन लोग को पेंसिल, इरेजर, व्हाट कैन आई से, बैग, उन लोग को बुक्स, शूज, यूनिफॉर्म, सब कुछ वहीं से मिलता है। तो ये सब गवर्नमेंट ने भेजा है तभी तो मिल रहा है। नाउ कम्स द फर्स्ट पॉइंट, देखते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रांट गिवन टू द स्कूल्स हैव बीन फिक्स्ड व्हिच आर एज फॉलोज। क्या क्या चीजें फिक्स हैं वो देखते हैं। Sorry. According to this law, every child between the age group of 6 to 14 should get admission in the school close to his locality। मतलब 6 से 14 साल के बच्चे उनकी खुद की लोकेलिटी, मतलब उनके खुद के एरिया के अंदर जितनी भी जगह है, मतलब जितनी भी स्कूल है उनके एरिया के आजू बाजू, उसमें उन लोग को मिलना चाहिए एडमिशन। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव बर्थ सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड एडमिशन इन द स्कूल बाय एनीबॉडी। जिनके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कि भाई बिना बर्थ सर्टिफिकेट के एज का कैसे पता चलेगा, तो भी उसको मना नहीं कर दिया जा सकता, क्योंकि बॉडी तो दिखती है ना एक इंसान की। अब मैं जाके किसी को बोलूंगी कि मेरे को 10th स्टैंडर्ड में बिठा लो, बिठाएंगे क्या कोई मेरा चेहरा देख के? सो इट्स जस्ट कि पता तो चल ही जाता है इंसान का,
ठीक है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, तो वो बिठा लो, उनको मना नहीं करो. Although the child may have attained 14 years of age and if he has not completed primary education, in such cases he should be imparted free education. अगर वो इंसान 14 साल का हो भी गया लेकिन उसने प्राइमरी स्कूल अभी तक देखी तक नहीं है, तो भी उसको बचपन से छोटे बच्चों के साथ बिठाओ और पूरा पूरा उसको प्राइमरी एजुकेशन दो, free education. At the time of admission, the age of the child should be 6 years, and if he doesn't have birth certificate, then hospital records, age-related affidavit of parents should be taken as a proof for admission. अब मेरे parents है, अब मेरे parents का तो चलो माना जाता है कि मतलब भैया 28 है, मैं 23 हूँ, तो मतलब हम लोग की एज पता चलेगी, हम लोग की एज से हमारे पेरेंट्स की एज हम लोग से 20 इयर्स तो बड़ी मान ही सकते हैं, मतलब 50-54 के करीब. ठीक है, अब अगर किसी के पेरेंट्स जैसे मेरी फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, ठीक है, अब अगर उन लोग के बच्चों को दिखा के बोला जाए या फिर उनके पेरेंट्स का जो एफिडेविट है और उनको दिखा के बोला जाए कि इसका 15 साल का बच्चा है या 14 साल का बच्चा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे हेरा फेरी कहीं पे कुछ हो नहीं सकती. तो पेरेंट्स की सर्टिफिकेट एफिडेविट से भी वो बच्चा पढ़ सकता है. ऑल दी स्टूडेंट शुड बी गिवन एडमिशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. कोई डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन किसी के भी हिसाब से नहीं होना चाहिए. Any kind of fees like captivation fees, admission fees or any other type of deposit cannot be taken. कोई भी फीस कुछ नहीं लगेगी क्योंकि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है. At the time of admission, interview of children or parents should not be taken. अब किसी का भी एडमिशन के टाइम पे आप इंटरव्यू नहीं लोगे बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, क्योंकि उन लोग में बेसिक क्वालिफिकेशन की कमी है, केपेबल नहीं है उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाने के लिए. Then comes for the education of children of age 3 to 5 years, a revolutionary step has been taken for the first time by taking nursery under the law and making rules for special training of preschool teachers, their courses, curriculum and evaluation. अब लेडीज मतलब लेडीज जेंट्स सब टीचर्स को अब तैयार किया जा रहा है प्री प्राइमरी स्कूल के लिए भी. According to this act, provision has been made for the children of weaker section and backward classes, SCs and STs, who are interested in studying and their families fall into the category of the BPL should be given admission in government recognized private primary schools. As per order, it is compulsory that 25% students of standard first should be of these sections of the society. और एक कंपलसरी बोला गया है कि जो SC ST से बेचारे बहुत पीछे रह जाते हैं और BPL वाले हैं, तो इन सबको लेते हुए 25% फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर तो होने ही चाहिए हर सेक्शन सोसाइटी से. School teacher are not allowed to take private tuitions. School teacher ये वाली private tuitions नहीं ले सकती. All the underqualified teachers of these schools should obtain academic qualification within 5 years. जितनी भी मतलब ये 10th 12th पास होके भी ये लोग क्या करती हैं, गवर्नमेंट ये जॉब के लिए अप्लाई कर देती हैं. ठीक है, इन लोग के पास सब ये गवर्नमेंट का होता है, छोटी सी एग्जाम दो और देन दे आर सिलेक्टेड. तो ये चीज नहीं हो सकता, 5 साल के अंदर अंदर उन्हें अपना क्वालिफिकेशन भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा. Any child who has not completed his primary education cannot be terminated from school until being transferred. जिसका भी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है वो टर्मिनेट मतलब स्कूल से निकाल दिया नहीं जा सकता, उसको खाली ट्रांसफर किया जा सकता है. अंटिल बीइंग ट्रांसफर मतलब कि अगर मेरा ट्रांसफर हो गया मेरे डैड का, तो मेरे डैड कहीं और जाएंगे तो मुझे यहाँ थोड़ा ना छोड़ेंगे, मुझे भी लेके जाएंगे साथ में, तभी जाके स्कूल से निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकालेंगे. इन द प्राइवेट प्राइमरी स्कूल द फीस ऑफ SC ST चिल्ड्रन इज पेड बाय द गवर्नमेंट एज पर फिक्स कंडीशन. और अगर प्राइवेट प्राइमरी स्कूल के अंदर अगर SC और ST के बच्चे जा रहे हैं तो उसकी गवर्नमेंट पे करेगी फीस. For the compliance of provisions of this law, a scheduled management tribunal or state council has been provisioned, for which the breach of the act of the director of the school may be fined or recognized of the school can be terminated. मतलब scheduled law के हिसाब से अगर वो चला तो ठीक है, वरना अगर किसी ने मतलब देख लिया कि ये ढंग से नहीं चल रहे हैं और ऐसा सब ये लोग घूस ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उन लोग पे फाइन चार्ज हो सकता है. National Food Security Act 2013, RTF 2013. Food security means मैम हाँ मैम लेकिन हर स्कूल में कोई ना कोई बच्चे तो होते ही है SC ST के, तो फीस तो लेते हैं सब में प्राइवेट स्कूल में. तो बेटा क्योंकि वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, अगर जैसे बच्चे प्राइमरी होते हैं बोल तो रहा हूँ. 14 साल
हाँ तो बेटा प्राइमरी प्राइमरी में बोलो होते हैं, तो अगर वो लोग फॉर्म भर देते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या SC ST वाले, तो गवर्नमेंट उनको एजुकेशन लोन देती है। बैंक में जाओ और उनके हिसाब का उनके नाम पे अगर उनके पास बैंक अकाउंट है तो वो उठा सकते हैं लोन वहां से, और लोन उठा भी लेते हैं और गवर्नमेंट उनसे वापस से लोन वो लेती भी नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना कार्ड दिखा के वो लोग लोन ले सकते हैं वहां से। वो माना लोन ही जाता है, बाकी वो फ्री होता है, उनको कोई इंटरेस्ट कोई EMI नहीं भरना होता वापस, up ओके to मैम। 14 years of age. ठीक है? यस मैम। Okay. Now comes National Food Security Act 2013. Food security means every person gets nutritious food for remaining active and for healthy life and procurement of food. मतलब अब जरूरत तो फूड की सभी को है, सब लोग खाएंगे ही एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए, भूख लगती है उसके लिए। Okay, the bill was implemented on 5th July 2013 by central government, और ये बिल 2013 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करवाया था। That is the National Food Security Act 2013. Now comes objective of food security bill. अब objectives क्या क्या हैं इस food security bill के? To satisfy the demands of the food, increasing population of the country, other than this ensuring quality and quantity of food and providing it at low rate। मतलब कि अब जो हमारी डिमांड मार्केट के अंदर जितनी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है, तो वो लोग क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड के ऊपर भी ध्यान देते हैं और लो रेट के अंदर ज्यादा सामान दिलवाते हैं। पता है, इसीलिए तो राशन कार्ड्स हैं इन लोगों के लिए। जो गरीब है, जो छोटे लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है या SC ST वाले, उनके पास राशन कार्ड्स होते हैं। आप लोग के घर पे नहीं होंगे आप लोग के पास राशन कार्ड, भले पूछ लेना अपने घर वालों से। So to curb malnutrition among people and children, important steps should be taken and encouragement should be given to increase production of nutritious food. अब बच्चे भूखे रह रहे हैं, माल मैम नरिश हो गए हैं। हाँ हमारा तो है, लेकिन बहुत साल पहले बनवाए हुए हैं। बेटा, तो वो क्या होता है ना, पहले इतने जो ये टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो अगर जान पहचान या फिर वगैरह होता है ना, तो वो बनवाया हुआ पड़ा रहता है। लेकिन आपके पापा उसको कितनी बार यूज करते हैं, आप अपने पापा से ही पूछ लीजिएगा। लेकिन पता भी नहीं है क्या पड़ा पापा को तो। अच्छा ओके, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या होता है ना, ऐसी राशन शॉप जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, ऐसी राशन शॉप पे आप जाके अगर वो कार्ड दिखाओगे तो वो लोग आपको, जैसे अगर मार्केट के अंदर चावल के दाम 80 रुपए किलो होंगे, तो वहां पे आपको 10, 5, 4 ऐसे इतने रुपए में मिल जाएंगे। वो चावल की कोशिश करवा रही है गवर्नमेंट के अच्छी क्वांटिटी के हम क्वालिटी के हम लोग दें, पर इतनी अच्छी क्वालिटी के वो होते नहीं। लेकिन भूखे को तो तिनका भी का सहारा मिल जाता है, तो बस वैसी चीज है कि कोई इंसान भूखा हो, उसको कोई भी चावल दो, वो तो बना के बस खा लेगा ना भूख भरने के लिए, फ्री में मिल रहा है तो। सो दैट्स इट। ठीक है? Now Yes. comes to make a pubic distribution system, वैसे PDS का होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल। कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाए, ट्रांसपेरेंट और सिंपल हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, फर्स्ट और पैक ना रहे या ट्रांसल्यूसेंट ना रहे, ताकि सबको पता चले। मतलब ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर करप्शन होता जा रहा, और स्ट्रॉन्ग बन जाए, मतलब कि उतने ही गरीब लोगों को मिलना चाहिए जितने गरीब लोग सच में इसकी जरूरत के हैं। To provide food security to the families, those who are in the top order of Antyodaya Yojana and BPL list, and to stipulate nutritious food in proper quantity and at concessional rate। मतलब कंसेशन कराते ना हम लोग, किसी से थोड़ा तो कंसेशन दे दो, थोड़ा तो कम कर दो, तो बहुत ही कंसेशनल रेट से मिलता है। अगर हम लोग को 15 रुपए मिल रहे हैं ना मार्केट के अंदर, तो उनको 2, 3, 4 रुपए के अंदर ये चीजें मिल जाती है। ऐसा होता है। अभी का मेरे को नहीं पता, लेकिन जब हम लोग थे 9, 10 स्टैंडर्ड में, तब हमारी टीचर्स ये हम लोग को एग्जाम्पल देती थी। To help the pregnant women and feeding mothers to get nutritious food। अगर फीडिंग मदर्स हैं, मतलब बेबी हुआ है और उन लोग को अपना ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है उन बच्चे लोगों को, या फिर वो women प्रेग्नेंट है, तो उस हिसाब से भी उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। नाउ कम्स सम लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। अब कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी है, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट and Ma Annapurna Yojana, to the needy, middle class, poor families of urban and rural areas are provided grain at subsidized rate। मतलब उनको बहुत ज्यादा रुपए नहीं देने पड़ते, subsidized rate के अंदर उनको मिल जाता है। The Antyodaya families are given 35 kg of grains free of cost। 35 किलो ग्रेन तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है अनाज। As per the law, beneficiaries can buy
वीट एट 2 रुपीज पर, देखा मैंने बोला ना, वीट 2 रुपए में, राइस 3 रुपए में केजी, और कोर्स ग्रेन जो होता है वो 1 रुपए में केजी में मिल जाता है। ये कोर्स ग्रेन के अंदर क्या आता है मैं बताती हूँ आपको, बाजरी, ज्वार, क्योंकि गरीब लोग होते हैं ना, उन लोग को हैवी खाना चाहिए होता है, तो वो लोग का पेट ये इससे नहीं भरता है, क्या बोलते हैं, गेहूं, गेहूं वीट होता है उससे नहीं, उन लोग को ये सॉलिड खाना चाहिए होता है, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। मेरी मेरी तो नानी भी ऑलमोस्ट यही खाती है, तो मेरे को पता है कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको ये चीज चाहिए होती है। ठीक है, 1-1 रुपए में मिलती है उन लोगों को, फिक्स क्वांटिटीज एंड फिक्स टाइम पे मिलती है ये। गुड क्वालिटी ग्रेन इज प्रोवाइडेड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन फिक्स्ड कंडीशंस। अब वही देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यहाँ पे पब्लिक की स्पेलिंग रॉन्ग थी, यहाँ पे पब्लिक की स्पेलिंग राइट लिखी है। At the time of maternity, central government would pay rupees 6,000 to help as help to mother. अगर मैटरनिटी लीव ली है उसने तो सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपए पे करेगी उस मदर को, ताकि वो अच्छे से खा पी ले। According to this bill, food security allowance would be given to the beneficiary in place of grains. और ये जो मतलब इस बिल के हिसाब से जो फूड सिक्योरिटी अलाउंस है वो भी दिया जाएगा टू द बेनिफिशियरी इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स, कि मतलब अगर आपको रुपए चाहिए, या अलाउंस मतलब रुपए होता है, ठीक है, वो लोग रुपए दे देते हैं हर चीज के, रुपए चाहिए, ग्रेन्स नहीं चाहिए, तो आपको रुपए भी मिल जाएंगे। As per this act, every month, sugar, iodized salt, kerosene and edible oil twice a year are provided at subsidized rate by Gujarat government to Antyodaya and BPL families through the ration shops. जो राशन शॉप्स होती है वहां से, जो गवर्नमेंट की होती है वहां से इनको प्रोवाइड किया जाता है ट्वाइस अ ईयर, इनके काम की चीजें। State government should uplist list of rich, that is leading families, and improve upon, and list of these families on the name of women in family will be publicly displayed in Gram Panchayat, Gram Sabha, Ward Sabha, E-Gram or Fair Price shops or Office of Executive Magistrates, website of Supply Department। कि मतलब हम लोग की जो ये जो लीडिंग फैमिलीज होती है उन लोग के हिसाब से भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव करनी है इन लोग को। लिस्ट की जो लीडिंग फैमिलीज है वो लोग ना ले जाए इन सब की चीजें, तो इन लोग ये एक लिस्ट बनाते हैं, विमेन ऑफ द फैमिली के नाम से ये लोग लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट के हिसाब से सबके नाम रहते हैं उसके अंदर कि कौन कौन है, किसको किसको आना है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सबके वहां पे ये लिस्ट चली जाती है। Steps like biometric identity, Epic card, barcode, ration card, or food coupons, and taking image with web camera have been started to improve and strengthen public distribution system in order to make distribution system corruption free. ये बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, एपिक कार्ड, बारकोड वगैरह भी इन्होंने चालू किए हैं ताकि इन लोग के साथ भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को ये लोग अच्छा बना पाए और इन लोग के साथ कोई मतलब करप्शन ना हो, ऐसा इन लोग को भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। Under this bill, internal complaint preventive mechanism has to be set up with a view to removal of complaints. Nodal officer, एक nodal officer होता है, has to be appointed for regulation, जो regulation और control के लिए आता है grain distribution के। For the purpose of complaining, राज्य अन्न आयोग, राज्य का अन्न आयोग, राज्य मतलब state, अन्न means that food, ठीक है, खाना, एंड आयोग मीन्स इन लोग ने जो भी ये बनाया होता है कोई भी पॉलिसी, टू बी सेटअप इन द स्टेट, एंड फूड कमिश्नर हैज टू बी अपॉइंटेड। ये चीज स्टेट के अंदर सेटअप होगी और फूड कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। Thus, under various provisions of the National Food Safety Act, as per Ma Annapurna Yojana, approximately 3.82 crore needy citizens are provided grain at concessional price. अब वही concession price के ऊपर मिलता है उनको। Such type of welfare schemes have been implemented by the state government. ऐसी बहुत सारी welfare schemes है जो state government start कर रही है, implement कर रही है। And so with that we are done with the chapter, students.